रात का न जाने कौन सा पहर था। हर तरफ खामोशी थी और अगर कोई आवाज सुनाई दे रही थी तो वो झींगरों की थी। और चांद की रोशनी वो वाहिद रोशनी थी जो रात की तारीकी में रोशनी की वजह बन रही थी। बिल्कुल खाली सड़क के किनारे चलती, एक हाथ से अपने पेट को पकड़े वो लड़की दर्द को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसका खून बहकर उसकी सफेद शर्ट को सुर्ख कर चुका था। बार बार पीछे मुड़कर वो देखती, अपने बच जाने की दुआ कर रही थी कि तभी अचानक उसके सामने आते उस शख्स ने जैसे ही उसे डराते हुए कहा, हु। वो एकदम डर कर पीछे हुई और बादलों की ओट में छुपे चांद ने उस शख्स के चेहरे को भी छुपा दिया था। प्लीज मुझे जाने दो। अपने कदम पीछे करती वो उससे मिन्नत करने लगी तो वो बोला, क्या कहा? जाने दो? वो उसे बाजू से पकड़कर पीछे से आने वाले ट्रक के सामने धकेल चुका था। ट्रक की हेडलाइट्स ने उसकी आंखों को चंधिया दिया था। आंखों के सामने दोनों हाथ करती वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी, छोड़ो मुझे, रिलैक्स। वो मुसलसल चिल्ला रही थी जब नर्स ने उसकी बाजू पर इंजेक्शन लगाते हुए कहा। अब वो बेहोशी में जा रही थी। बंद होती आंखों ने आखिरी मंजर हॉस्पिटल के कमरे की छत का देखा था। डॉक्टर हाशिम को बुलाओ, पेशेंट को होश आ गया है। नर्स ने रूम से बाहर निकलकर एक दूसरी नर्स को मैसेज दिया और खुद वापस अंदर आ गई थी। यार जलाल, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। वो लोग बहुत डेंजरस हैं यार। अगर चुप। उसके होठों पर उंगली रखता वो बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ था। यूं हर वक्त रोते मत रहा करो, मर्द बनो मर्द। वो नशे का आदी था इसलिए जल्द खुद को संभाल गया था। यार वो चैंपियन है यहां का, मार डालेगा तुझे। सरफराज ने उसे समझाना चाहा। तू अपनी ये चोंच बंद रख, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि जलाल का बाल भी बेका कर सके। सरफराज ने बोलने के लिए मुंह खोला तो जलाल ने उसे एक तरफ करता रिंग की तरफ बढ़ गया था। कराची का ये एक सुनसान इलाका जहां आबादी ना होने के बराबर थी। एक पुरानी खस्ता हाल बिल्डिंग के बेसमेंट में बॉक्सिंग और रेसलिंग के मुकाबले करवाए जाते थे, जिसका मकसद ताकत दिखाना और पैसा कमाना होता था। जलाल वहां कम ही जाता था और जब भी जाता अपने गुस्से की वजह से वो बॉक्सिंग फाइट का हिस्सा बन जाता था। अपने मुकाबले में आने वाले को वो अदमुआ करके छोड़ता था। बिना रूल्स का ये मुकाबला अब तक न जाने कितने लोगों की जानें ले चुका था, जिनका कराची जैसे शहर में कोई पूछने वाला नहीं था। इस बार जलाल को चैलेंज किया गया था क्योंकि जलाल ने पिछली बार जिस लड़के को जख्मी किया था वो वहां के ऑनर का कजन था। उनका इरादा जलाल को भी बाकी सब की तरह मारकर गुमशुदा बनाने का था। मेरा मुंह देखता रहेगा क्या? मारना साले। जलाल को रिलैक्स खड़े अंदाज में देखकर उसके मुकाबले में आने वाले पहलवान ने गुस्से से थूकते हुए कहा तो जलाल ने ना में सर हिलाकर उसे पहल करने का इशारा किया और फिर उनकी लड़ाई शुरू हो गई। जलाल तो पहले तो सिर्फ बचाव कर रहा था, जो उसके मुकाबले वाले शख्स को मजीद गुस्सा दिला रहा था। उसने गुस्से में जैसे ही जलाल के चेहरे पर वार किया तो जलाल ने उसका वो वार रोककर दूसरे हाथ से उसके पेट को निशाना बनाया। वो पे दर पे मुक्के मार रहा था। आखिरी मुक्का उसके चेहरे पर मारकर जलाल ने उसे पीछे धकेला तो वो रिंग से टकराकर जमीन पर जा गिरा। दोनों हाथ जमीन पर टिकाकर वो एक छलांग लगाता जलाल के सामने फिर से वापस आया था और इसे समझने का मौका दिए बिना उसके चेहरे पर उसने एक मुक्का मारा था। उसके ग्लव्स में नोकीली चीज डाली गई थी जिसने जलाल के गाल को जख्मी कर दिया। गुस्से की एक शदीद लहर जलाल के दिमाग में तोड़ी थी। वो उसको लाइट ले रहा था मगर उसका चीटिंग करना उसे गुस्सा दिला गया था। उसने बिना रुके उसे मारना शुरू कर दिया था। अब मुकाबला बराबरी का हो गया था। वो आधे घंटे से लड़ रहे थे और कोई उन्हें रोक नहीं रहा था। और फिर जैसे ही पुलिस के आने की इत्तला मिली, सभी को अपनी अपनी पड़ गई। जलाल का दोस्त रिंग में दाखिल होकर जबरदस्ती उसे अपने साथ घसीट कर ले आया था, जबकि उससे मुकाबला करने वाला काफी हद तक जख्मी हो गया था। छोड़ो मुझे। जलाल ने कार के पास आकर जबरदस्ती सरफराज से अपने बाजू को छुड़वाया, मगर इससे पहले वो कुछ बोलता सरफराज ने उसके सामने मोबाइल की स्क्रीन की जिस पर बड़े भाई की 15 मिस्ड कॉल देकर जलाल का गुस्सा फौरन से उड़नचू हुआ था। इन्हें पैनिक अटैक्स आ रहे हैं।
इन 6 माह में उनके जख्म तो भर चुके हैं, लेकिन दिमाग पर वो हादसा पूरी तरह असर कर गया है। मैं आपको एक साइकियाट्रिस्ट कंसल्ट कर देता हूं, इनकी दिमागी हालत के लिए सही रहेगा। और एक बात, ये अपने बारे में सब भूल चुकी हैं। अगर कुछ याद है तो बस ये कि कोई उन्हें मारना चाहता है। डॉक्टर हाशिम प्रोफेशनल अंदाज में उसे हर चीज बता रहे थे और अरबाज के चेहरे पर परेशानी थी। एंड आप उनसे मिल सकते हैं मिस्टर अरबाज, पर कोशिश कीजिएगा कि वो पैनिक ना हो। इत्तला मिलने के बाद वो अगली सुबह हॉस्पिटल आया था। पिछले 6 माह से वो उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। अब जब यह हुआ था तो उसकी याददाश्त मुतासिर होना अरबाज को बेचैन कर गया था। वो आहिस्ता से उठकर स्पेशल रूम की तरफ आया जो उसके हुक्म पर ही तैयार किया गया था। वो अंदर दाखिल हुआ तो सामने बेड पर आंखें बंद किए वो लेटी थी। उसके चेहरे पर उस वक्त सुकून ही सुकून था। अरबाज चलता उसके पास आया, किसी की मौजूदगी महसूस करते हुए। उस लड़की की आंखों की पुतलियों ने हरकत की थी। दोनों हथेलियों से बेड के कवर को झगड़ती वो फिर से पैनिक हो रही थी। वो आंखें खोलती चिल्लाने लगी थी। नर्स फौरन उसकी तरफ बढ़ी थी और अब वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। भाई, जलाल की आवाज पर अरबाज ने पलटकर अपने छोटे भाई जलाल को देखा। जलाल की नजर बेड पर लेटे वजूद पर पड़ी जो अब खामोश होती उसे ही देख रही थी। अरबाज ने हैरत से उसकी तरफ देखा। मुझे बचा ले, वो मार डालेगा मुझे। जलाल की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखती वो रोते हुए बोली तो अरबाज ने जलाल के चेहरे के तासुरात नोट किए। वो काफी डरा हुआ लग रहा था। नर्स को इशारा करता हुआ जलाल का हाथ पकड़कर रूम से बाहर निकल गया। रुक जाएं आप, मत जाएं, वो आ जाएगा, वो मुझे मार। ऐसे ही बातें करते इंजेक्शन का असर होते ही वो वापस बेहोशी में चली गई थी। क्या तुम जानते हो उस लड़की को? पार्किंग में लाकर अरबाज ने सख्त तासुरात चेहरे पर सजाए उससे पूछा तो जलाल ने फौरन ना में सर हिलाया। झूठ मत बोलना जलाल, मुझे सिर्फ सच सुनना है, अरबाज ने गुस्से से कहा तो जलाल ने चेहरे पर मासूमियत लाते हुए उसकी तरफ देखा। हाँ, जानता हूं, वो मेरी दोस्त की बहन है बासमा। 1-2 बार मुलाकात हुई थी, इससे बस। अपने दिमाग में एक झूठी कहानी तरतीब देता वो बोला तो अरबाज ने खून ख्वार नजरों से उसे देखा। तुम अभी के अभी घर जाओ। अपने गुस्से पर कंट्रोल करता हुआ उसे कार के अंदर धकेल कर दरवाजा बंद कर चुका था। ओह गॉड, मेरा भाई अब मुझसे भी झूठ बोलने लगा है। उसे घर भेजने के बाद अरबाज अब अपना सर थामे दुख भरे अंदाज में सोच रहा था, जबकि दूसरी तरफ जलाल गुस्से से बासमा के बारे में सोच रहा था। ये लड़की बच कैसे गई? डैम इट। स्टीयरिंग पर मुक्का मारता वो गुस्से से बड़बड़ाया था। सर, ये कुछ फोटोज मिली हैं जलाल सर की, उनके साथ। अरबाज ने लिफाफा उससे लेकर उसे जाने का कहा। सेक्रेटरी के बाहर जाते ही अरबाज ने लिफाफा खोला। उन फोटो में जलाल मुस्कुरा रहा था जबकि बासमा उसके सामने सर झुकाए खड़ी मुस्कुरा रही थी। दूसरी फोटो में बासमा खिलखिलाकर हंस रही थी जबकि जलाल शर्मिंदा सा होकर अपना माथा मस रहा था। तीसरी फोटो में बासमा रो रही थी और जलाल अपना सर थामे खड़ा था। ये तीनों फोटो न्यूज चैनल्स के एक सहाफी से हासिल की गई थी। अरबाज ने फोटो वापस लिफाफे में डाली और उठकर ग्लास वॉल की तरफ आया। नजरें सामने सड़क पर मौजूद ट्रैफिक पर थी। उसकी नजर एक बूढ़े शख्स पर पड़ी जो रास्ता नहीं बना पा रहा था। ट्रैफिक इतनी ज्यादा थी कि उस बूढ़े शख्स को वो रास्ता भी काफी लंबा लग रहा था। तभी किसी ने उस बूढ़े शख्स का हाथ थामा था। शायद कोई अपना ही था जो बूढ़े के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। वो शख्स बूढ़े को सहारा देकर सड़क पार करवा गया था। अरबाज ने एक लंबी सांस ली थी। मैंने पूरी कोशिश की है जलाल तुम्हारा सहारा बनने की, पर मुझे कभी गलत साबित मत होने देना। और ऑफिस की दीवार पर लगी अपनी और जलाल की पिक्चर को देखते हुए अरबाज ने सोचा था। उसके दिल में कहीं ना कहीं डर था अपने गलत साबित होने का। लगता है आज फिर उनका मूड खराब है। मुलाजमा ने बुआ से कहा तो बुआ ने उसे चुप रहने का इशारा किया। मुलाजमा मुंह बनाती किचन से निकल गई जबकि बुआ ने अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाया। कुछ देर बाद जब जलाल घर आया तो उन्होंने उसके गाल पर चोट देखी। वो जानती थी कि जलाल गुस्से का काफी तेज है। अगर उसे चोट लगी है तो चोट देने वाले को उसने दुगनी चोट दिए बिना छोड़ा नहीं होगा। जलाल के रूम के सामने बने जिम से मुसलसल आवाजें आ रही थी।
वो अरबाज के आने का इंतजार करने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि सिर्फ वही है जो जलाल का गुस्सा खत्म कर सकता था। जिम के अंदर बिखरी पड़ी चीजें जलाल के गुस्से को कम करने में फेल हो चुकी थी। उस वक्त वो सिर्फ बासमा के बारे में सोच रहा था। ये बच कैसे गई और भाई के पास कैसे पहुंची? यही सोचते वो लगातार पंचिंग बैग पर मुक्के मार रहा था। सब कुछ फिर से याद आने पर उसका गुस्सा बढ़ गया था और उसने पूरी कुव्वत से मुक्का मारा था। अगर भाई को उसने सब बता दिया तो? इस सोच के आते ही उसके हाथ थमे थे। अगर उसने ऐसा किया तो मैं बिल्कुल रहम नहीं खाऊंगा उस पर। पहले तो उस पर एहसान करते हुए उसे आसान मौत देना चाहिए थी मैंने, लेकिन अब वो जलाल का कहर देखेगी। गुस्से से पंचिंग बैग पर मुक्का मारकर वो उसे फाड़ चुका था। फिर कुछ सोचता हुआ मुस्कुराया। टॉवल से अपना पसीना पहुंचता हुआ रूम से निकला। पीछे पंचिंग बैग से रेत अभी भी गिर रही थी। इस बार शायद जलाल वो न कर पाई जो उसने सोचा था। किस्मत ने अपनी पहली चाल चल दी थी। अब देखना यह था कि जलाल किस्मत के खेल से कैसे बचता है। हॉस्पिटल में दाखिल होता वो अपना मास्क ठीक करता बासमा के रूम की तरफ चल पड़ा था। उसने जैसे ही रूम में जाना चाहा तो वार्ड बॉय उसके रास्ते में आ गया। आप अंदर नहीं जा सकते सर, उनसे मिलना मना है, वार्ड बॉय ने प्रोफेशनल अंदाज में कहा तो जलाल को गुस्सा आया था। हटो मेरे रास्ते से, मिलना है मुझे उससे, जलाल ने सख्ती से कहा तो वार्ड बॉय मजीद दरवाजे के आगे हो गया। सर मैंने कहा ना आप उनसे नहीं मिल सकते। जलाल ने अपना मास्क नीचे किया और कहा क्यों नहीं मिल सकता मैं जलाल जुनैद खान हूं, समझे तुम। वार्ड बॉय को रास्ते से हटाता वो रूम में दाखिल हो चुका था। इस बार वार्ड बॉय ने उसे रोका नहीं, अलबत्ता उसके भाई अरबाज को फौरन इन्फॉर्म कर दिया था। बासमा उस वक्त बेड पर सो रही थी। नर्स की ड्यूटी चेंज हो गई थी, इसलिए रूम में उस वक्त कोई नहीं था। जलाल के चेहरे पर एक शातिराना मुस्कुराहट आई थी। अब क्या करूं, तुम्हें जान से मारूं या फिर धमकी से काम लूं? उसके सामने खड़ा होता वो पुरसोच अंदाज में बोल रहा था कि तभी बासमा की आंखों की पुतलियों ने हरकत की थी। जलाल 2 कदम पीछे हुआ था। आहिस्तगी से आंखें खोलकर बासमा ने जैसे ही दाएं तरफ देखा तो जलाल को देखकर उसने बेसाख्ता उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। जलाल ने ना समझी से उसके बड़े हुए हाथ को देखा। मैं जानती हूं आपको, वो उससे पूछ रही थी, जबकि बासमा की बात पर जलाल ने आंखें छोटी करते उसे देखा। मुझे बचा लें प्लीज, वो मार डालेगा मुझे, उसने मुझे यहां मारा था, वो रोते हुए जलाल को कुछ बता रही थी, जबकि जलाल को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इतने में नर्स वहां चली आई और बासमा को रोते देखकर वो फौरन उसके पास दौड़कर आई। सर आप क्यों परेशान करें इन्हें? नर्स ने सख्त लहजे में कहते हुए बासमा को वापस बेड पर लिटाया था। सिस्टर ये मुझे बचाने आए हैं, बताए ना आप मुझे बचा लेंगे ना उससे? बासमा ने नर्स का हाथ परे धकेलते हुए कहा तो वो बोली हाँ आपको ये बचा लेंगे, आप लेटे तो सही। नर्स ने उसके हाँ में हाँ मिलाई थी। आप वहां क्यों खड़े हैं, आप बोलते क्यों नहीं, कहे ना आप बचा लेंगे मुझे। अब वो मजीद पैनिक हो रही थी। नर्स ने फौरन इंजेक्शन तैयार करते उसे लगा दिया था और ठीक उसी लम्हे अरबाज भी रूम में दाखिल हुआ था। वो हॉस्पिटल में उस वक्त आया था जब उसे जलाल के वहां आने की इंफॉर्मेशन मिली थी। तभी वो जल्दी से ऑफिस से वहां चला आया था। बेहोशी में जाती बासमा के आखिरी अल्फाज अरबाज ने भी सुन लिए थे। ये बचा लेंगे मुझे, ये मुझे जरूर बचा लेंगे। अरबाज ने हैरान खड़े जलाल को देखा और फिर नर्स को बाहर जाने का इशारा किया। नर्स के बाहर जाते ही अरबाज ने जलाल की तरफ रुख किया। इसे कुछ भी याद नहीं है, अपने बारे में कुछ भी याद नहीं, सबको अपना दुश्मन समझ रही है मगर तुम्हें अपना मुहाफिज समझ रही है। जलाल अब मुझे सच बता दो, क्योंकि चंद एक मुलाकातों में इतना भरोसा डेवलप नहीं होता कि सबको भूल कर भी एक शख्स किसी को याद रहे। अरबाज ने उसे झंझोड़ते हुए पूछा तो जलाल ने आहिस्ता से उसके हाथ अपने कंधे से हटाए और फिर बिना कुछ कहे वो रूम से निकल गया। अरबाज उसके पीछे जाने का इरादा छोड़कर डॉक्टर हाशिम से बात करने के इरादे से दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। यस, उसे कुछ भी याद नहीं। वाओ, मतलब वो सब भूल गई है ना। मुझसे अच्छे की उम्मीद करिए। नहीं जानती जलाल को कि उसकी जिंदगी का विलन है वो। विलन हूं मैं, विलन। वो बीच सड़क में खड़ा हंस कर कह रहा था। आसपास से गुजरती इक्का दुक्का गाड़ियां उसके करीब से गुजर रही थी। तभी उसका फोन बजा तो उसने हंसते हुए पॉकेट से अपना फोन निकाला। अपने दोस्त सरफराज का नंबर देकर उसने कॉल पिक की।
हाँ जिगर बोल। जिगर की जान, वो विकी के लोग तेरी जान के पीछे पड़ चुके हैं, तू अकेले कहीं मत जाना। सरफराज की परेशान भरी आवाज सुनकर वो फिर से हंसा। तेरे दोस्त की लक बहुत ही तेज है जिगर, फिक्र मत कर। जलाल को अभी उसकी बात मुकम्मल नहीं हो पाई थी कि जब पीछे से रॉड के जरिए उसके सर को निशाना बनाया गया। तू क्या समझा था, बहुत बड़ा हीरो है तू, बच जाएगा। तूने विकी के भाई को चोट पहुंचाई, कीमत तो तुझे चुकानी पड़ेगी। सामने खड़े नकाबपोश शख्स ने तंजिया अंदाज में कहते हुए एक बार फिर उसके सर पर मारा था। जलाल सड़क पर गिरा था। तेजी से निकलता खून उसको जल्द ही होशो हवास से बेगाना कर गया था। क्या कर रही हो तुम? माहम की आवाज पर वो चौंकी और उसे देखकर बोली, तुम यहां कैसे? भाई को यहां नजदीक कुछ काम था तो मैंने सोचा मैं भी आ जाती हूं तुमसे मिलने। माहम ने उसके पीछे से गुजरते हुए दूसरी तरफ आकर कहा। वैसे यार ये क्या बना रही हो तुम? माहम ने उसकी पेंटिंग को देखते हुए पूछा। ये तो अभी अधूरी है, तुम समझ नहीं पाओगी। माहम ने नासमझी से उसे देखा और फिर कहा, तुम समझा दो ना मुझे। नहीं, मैं नहीं चाहती माहम के कोई उसे समझे, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का राज है और मैं इसे एक पहेली बना देना चाहती हूं। परीसा ने अपनी पेंटिंग पर कवर डालते हुए कहा। लेकिन परीसा, अगर ये पहेली किसी ने सॉल्व कर ली तो? माहम के सवाल पर वो तलखी से मुस्कुराई। क्या कभी कोई किसी के जहन को पढ़ पाया है? सभी वो हल निकालेंगे जो परीसा चाहेगी और मैं उस वक्त खुलकर हंसना चाहती हूं। परीसा की इस बात पर माहम के चेहरे पर फौरन परेशानी आ चुकी थी। बेड पर लेटे उसके वजूद में हरकत पैदा हुई थी। सर में उठती दर्द की लहरों की वजह से बेसाख्ता उसके मुंह से एक आह निकली थी। अपनी आंखें खोलता जलाल अपने दर्द को बर्दाश्त करने की पूरी कोशिश कर रहा था। आध खुली आंखों से छत को देखकर वो समझने की कोशिश कर रहा था कि वो है कहां कि तभी उसकी नजर अपने पसंदीदा फानुस पर पड़ी। गोल्डन कलर में वाइन बोतल से बना हुआ फानुस उसके ऑर्डर पर तैयार किया गया था। वाइन बोतल से बहता लाल रंग खून जैसा दिखता था। जलाल ने पूरी तरह आंखें खोलते हुए एकदम कहा, विकी? तभी उसके रूम का दरवाजा खुला। वो जानता था कि कौन होगा। उसके रूम में आने की इजाजत सिर्फ उसके बड़े भाई अरबाज को थी। अब कैसा महसूस कर रहे हो तुम? अरबाज का फिक्रमंद लहजा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आया। भाई बहुत दर्द हो रहा है यार। जलाल ने जानबूझकर चेहरे पर तकलीफ के आसार डबल किए थे। उसके होशो हवास बहाल हो चुके थे, तभी वो नॉर्मल होकर बात कर रहा था। अब मुझे बताओ कि ये किसने किया तुम्हारे साथ? अरबाज ने उसके पास बैठते हुए पूछा। भाई छोड़े ना इस बात को। जलाल ने उठने की कोशिश करते हुए कहा तो अरबाज ने गुस्से से उसे देखा। वो कल से अब होश में आया था। उसे ज्यादा इंजरी नहीं हुई थी सिवाय उसमें उसके सर में लगे हुए 10 टांकों के, और वो इतनी आसानी से कह रहा था कि छोड़े इस बात को। अरबाज ने उसके दोस्तों से बात करने का फैसला किया और उसके पीए से भी। फिलहाल उसने दूसरे मामले पर तवज्जो देना जरूरी समझा। ओके जलाल, इस बात को रहने देते हैं, पर यह बताओ कि बासमा से तुम्हारा क्या रिलेशन है? अरबाज के चेहरे पर संजीदगी थी। तभी जलाल ने कहा, मैंने बताया था आपको भाई, वो दोस्त की बहन है। और अभी इसकी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि अरबाज ने उसके सामने एक वीडियो प्ले की। ये उसका पहला सेशन था डॉक्टर अमजद के पास। जानते हो, तुम्हारा नाम लेकर वो मुस्कुरा रही थी। अरबाज ने थोड़े कड़े लहजे में कहा तो जलाल ने वीडियो पर गौर करना शुरू किया, जहां बासमा आंखें बंद किए मुस्कुराते हुए बोल रही थी। जलाल, वो तो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए हीरो से विलेन भी बन सकते हैं। फिर जलाल को अरबाज की कल की कही बात याद आई थी कि बासमा को कुछ याद नहीं, मतलब वो इस कहानी को अपनी मर्जी का रुख दे सकता था। भाई बासमा कहां है अभी? एक लंबी सांस खारिज करते हुए उसने अरबाज से पूछा। कल मैं उसे घर ले आया था, कुछ देर पहले उसे सेशन के लिए लेकर भी गया था। तो क्या वो ठीक हो गई भाई? जलाल को अचानक ही परेशानी सी हुई थी। नहीं, उसके जिस्मानी जख्म तो भर चुके हैं, मगर अभी तक उसे कुछ याद नहीं आया। सेशन के दौरान उसे हिप्नोटाइज करके याद दिलाया गया था, वो उसे याद आया और उसकी जात का मरकज सिर्फ तुम बन चुके हो। उसे याद है कुछ तो सिर्फ तुम।
अरबाज ने उसे पूरी डिटेल में बताया तो जलाल ने एक झूठ बोलते हुए कहा, भाई मैं आपको सच बताऊं, बासमा से निकाह किया था मैंने। अपना सर झुकाए वो उस पर एक हैरान कुन इंकिशाफ कर गया था। जलाल? अरबाज ने हैरत से उसका नाम लिया तो वो बोला, हाँ भाई मैं सच कह रहा हूं, मेरी मजबूरी थी। मेरे दोस्त की जान खतरे में थी। उसकी फैमिली में बस बासमा ही थी। उसकी बहुत बार जिद करने पर मैंने निकाह के लिए हां की थी। जलाल सर नीचे किए बोल रहा था। उसकी आवाज में भारीपन था। अच्छा, तो फिर निकाहनामा कहाँ है? और तुम्हारा दोस्त वो कहाँ है? और बासमा की यह हालत कैसे हुई, बताओ मुझे। अरबाज ने अपने जहन में आते सारे सवाल एक साथ कर डाले थे। भाई वो मर चुका है। निकाहनामा अभी मेरे पास नहीं, और बासमा की इस हालत में से मैं खुद भी अनजान हूं। जलाल के जवाब पर अरबाज खड़ा हुआ। यहां से वहां चलता हुआ खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। जलाल मुझे सच बताओ, तुमने कुछ गलत तो नहीं किया ना इस लड़की के साथ? जलाल वो लड़की। अरबाज बात करते हुए एकदम खामोश हो गया था। भाई आपको मुझ पर यकीन नहीं है? मैंने कुछ नहीं किया भाई। वो जलाल के चेहरे से अरबाज को अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था कि वह सच बोल रहा है या झूठ, लेकिन बासमा की हालत को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता था। जिस हाल में उसके गाड़ी के सामने गिरी थी और फिर डॉक्टर की बातें, उसे सब सही करना था, लेकिन कैसे? ओके, तुम कह रहे हो कि तुमने उससे निकाह किया था। निकाहनामा तुम्हारे पास मौजूद नहीं और बासमा की इस हालत के बारे में तुम कुछ नहीं जानते, है ना? अपना सर पकड़कर वो सोफे पर बैठ गया था। जलाल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी जिसे उसने फौरन ही छुपा लिया था। दरअसल भाई कुछ लोगों के साथ झगड़ा हो गया था 6 माह पहले। वो हमें मारना चाहते थे। मेरे दोस्त को उन्होंने मारा। कल भी मुझ पर उन्हीं लोगों ने हमला किया था। मैं आपको बताकर परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन भाई मुझे प्लीज गलत मत समझे। जलाल ने एक नई कहानी बुनना शुरू कर ली थी। अरबाज ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा तो वो निगाहें चुराकर सर झुका गया था। बासमा को मैंने ही बस स्टॉप तक छोड़ा था। वो अपने हॉस्टल वापस जा रही थी। मुझे लगा कि वो वहां सेफ होगी, लेकिन ये सब। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो जलाल? भाई मैंने क्या किया? जलाल ने उसे पुकारा, मगर वो ये बात करके कमरे से निकल गया था। भाई मेरी बात तो सुनते क्यों नहीं मेरी बात? आखिर क्यों आप मेरी इतनी सुनते हैं? वो मुसलसल बोलता आखिर में हंस पड़ा था। वैसे सही कहा था मैंने तुमसे कि मैं तुम्हारे लिए हीरो से विलन भी बन सकता हूं, माय डियर फेक वाइफ। अरबाज अपना फोन वहीं छोड़ गया था। वो बासमा के चेहरे की तरफ अब देखता बोल रहा था। उस वक्त उसके चेहरे पर नफरत नहीं थी, एक खुशी थी जो एक शिकारी को अपना शिकार मिलने पर होती है। भाई, अरबाज लाउंज में सर पकड़े बैठा था कि उसे पीछे से बासमा की आवाज सुनाई दी। अपने चेहरे को फौरन नॉर्मल करता हुआ बासमा की तरफ मुड़ा। क्या हुआ बच्चे, कुछ चाहिए था आपको? अरबाज ने बहुत मुश्किल से उसके दिल से अपने लिए डर खत्म किया था। अरबाज ने खुद को उसका भाई बताया था। अपने किसी रिश्ते का सुनकर वो बिलक बिलक कर रोई थी। सारी शिकायतें लगाई थी, जो जो ख्वाब में देखती थी सब कुछ उससे बताया था। अरबाज को वो बहुत तकलीफ में लगी थी। उसके सर पर उसने हाथ रखा था। बासमा को बहन बनाकर वो उसकी जिम्मेदारी भी अपने सर ले चुका था। भाई मुझे उनसे मिलना है, मैं उन्हें कैसे जानती हूं? बासमा ने उसकी तरफ देखते हुए अपनी बात कही तो अरबाज ने उसके मासूम चेहरे को देखा। हो सकता है कि वो सच कह रहा हो। उसके जहन में एक कशमकश स्टार्ट हो चुकी थी। भाई आप मिलवाएंगे ना मुझे उनसे? अरबाज जानता था कि जलाल पिछले कई साल से बुरे लोगों की संगत में वक्त गुजार चुका था, लेकिन उसे यहां क्यों लग रहा था कि जलाल सच बोल रहा है बासमा के बारे में। बासमा बच्चे, अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं और वो आराम कर रहा है। आप ऐसा करना, खाने पर उससे मिल लेना। मुस्कुराने की कोशिश करते हुए अरबाज ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। तो क्या वो भी यहीं रहते हैं? बासमा के चेहरे पर एकदम खुशी आई थी, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। अरबाज को उसकी खुशी भली लगी थी। हाँ वो यहीं रहता है, वो कमरा है उसका। अरबाज ने ऊपर की तरफ बने एक रूम की तरफ इशारा किया। चलो बासमा बच्चे, अब आप आराम करो। डॉक्टर हाशिम से वादा किया था आपने आराम करने का, याद है ना? अरबाज उसे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था।
बासमा मुंह बसोरती अपने कमरे की तरफ चल पड़ी, लेकिन एक तिरछी निगाह उसने जलाल के रूम पर भी डाली थी। अरबाज अपना फोन तलाश करता इधर उधर देख रहा था कि उसे याद आया कि वो फोन तो जलाल के रूम में भूल आया था। उसने जलाल के रूम की तरफ कदम बढ़ाए। बासमा ने अरबाज को ऊपर जाते देखा तो अपने हाथ मसलने लगी। बस एक बार देखकर मैं वापस आ जाऊंगी, वो भी तो मुझे देखने आए थे हॉस्पिटल ना। खुद को अरबाज के पीछे जाने के लिए तैयार करती वो खुद को समझा रही थी। फिर आहिस्ता से चलती वो सीढ़ियां चढ़ने लगी। दरवाजे के करीब पहुंचकर उसे मायूसी हुई थी क्योंकि दरवाजा बंद था। अभी वो वापस मुड़ने लगी थी कि जब उसके कानों में अरबाज की आवाज पड़ी। उसने दरवाजे के साथ कान लगाए थे। जलाल, बासमा तुमसे मिलना चाहती है, खाने के वक्त नीचे आ जाना और मैं उसे बताने वाला हूं कि तुम उसके हस्बैंड हो, लेकिन जब तक उसे कुछ याद नहीं आ जाता तुम मुझसे दूर रहोगे। अरबाज और भी कुछ बोल रहा था मगर वो ये सुनकर वापस पलट चुकी थी। उसने अपने जहन पर जोर देने की कोशिश की पर उसे कुछ भी याद ना आया। वो गायब दिमागी से चलती अपने कमरे में दाखिल हुई। तो क्या वो मेरे हस्बैंड है? हमारा निकाह? और भाई इतने संजीदा होकर क्यों बात कर रहे थे उनसे? लेकिन हमारा निकाह हुआ कब? उफ, मैं क्या करूं, कैसे याद करूं? अपना सर थामे वो बेड पर बैठी थी। जहन पर जोर डालने की कोशिश में वो खुद को फिर से तकलीफ में डाल चुकी थी। उस पेंटिंग में बना सूरज पूरी शान से चमकता हर चीज को रोशन कर रहा था। परीसा 2 कदम पीछे लेती पेंटिंग का जायजा ले रही थी। फिर उसने सुर्ख रंग ब्रश पर लगाया और दूसरे पर ब्लैक लगाया। उसके हाथ फिर से माहिराना अंदाज में चल रहे थे। काम खत्म करती वो ब्रश वापस रखती, पेंटिंग पर नजर डाले बिना बैल्कनी में वापस आई। एक ठंडी हवा का झोंका उसको छू कर गुजरा था। सामने से नजर आता समुंदर उसे दिखाई दे रहा था। परीसा ने कैचर निकालकर अपने बालों को आजादी दी। चेहरे पर उड़ते बाल आजादी मिलने पर जश्न मना रहे थे। परीसा, माहम की आवाज पर उसने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। ये तुम क्या बनाकर आई हो अभी? माहम के चेहरे पर हवाइयां उड़े देखकर वो मुस्कुराई थी। परीसा, तुम चलो मेरे साथ, तुम अब यहां अकेली नहीं रहोगी। माहम उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगी और फिर पेंटिंग के पास आकर वो रुकी। परीसा कमजोर नहीं है माहम, वो अकेली जी सकती है। हर बार मर जाना हल नहीं होता। वो अपना हाथ उससे छुड़ाकर हाथ बांधकर खड़ी हो गई थी। माहम ने एक नजर पेंटिंग पर डाली जिसमें उसी तरह हाथ बंधे खड़ी लड़की सूरज से निकलते लावे से किसी वजूद को जलते हुए देख रही थी। माहम को उसके इरादों से अब शदीद खौफ आया था। भास्मा बच्चे, आप यहीं मेरा वेट करें, मुझे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे बस। कार लॉक है, आप बाहर ले आएंगी और शीशा भी नीचे नहीं करेंगी। अरबाज उसे समझाकर उसके हाँ में सर हिलाने पर कार से निकल गया था। मुलाजमा के उसके बेहोश होने के बारे में बताने पर अरबाज बिना देर के उसे हॉस्पिटल ले आया था। वो बासमा को लेकर किसी किस्म का रिस्क लेने को तैयार नहीं था। डॉक्टर हाशिम ने सब ठीक होने की यकीन दहानी कराई तो उसे वापस घर लाने पर माना था। बुक स्टोर देखकर वो बासमा का ध्यान बटाने की गर्ज से बुक्स लेने बाहर निकला। उसके बाहर निकलते ही बासमा ने सीट की पुश से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली थी। घर पर नहीं हूं मैं। एक पांव सीढ़ी पर रखकर वो झुककर अपने जूते का तस्मा बांध रही थी। कंधे के सहारे फोन कान से लगाए वो फोन सुन रही थी। अरबाज वहां आया तो उसे रुकना पड़ा क्योंकि वह सारा रास्ता ब्लॉक कर चुकी थी। अरबाज ने उसे मुखातिब करना चाहा मगर उसके झुंझलाकर खड़े होने पर उसके बिखरे बाल अरबाज के चेहरे से टकराए थे। मेरा घर? तुम उसे अपना क्यों नहीं बना लेती? इतना तो मैं अपने घर में नहीं होती जितना तुम वहां पाई जाती हो। फोन पर किसी को ताना देने पर अरबाज उसकी बात पर मुस्कुराया था। मां, हम जस्ट शट अप। अगर तुमने मजीद कुछ कहा ना तो। व्हाइट शॉर्ट शर्ट और नेवी ब्लू ट्राउजर पहने, दुपट्टे के नाम पर गले में एक स्टॉलर था। व्हाइट शर्ट पर कई जगह पैंट के निशान थे जो जानबूझकर बनाए गए थे। चेहरे को बालों ने ढांपा हुआ था। अरबाज ने खुद को डांटा था उसे इस तरह देखने पर। अच्छा, मैं आ रही हूं ना कुछ देर तक। फोन कट करती वो एकदम पीछे मुड़ी तो अरबाज से जा टकराई जो उसकी बातें सुन रहा था। परीसा ने अरबाज को घूरते हुए अपना सर मसला था। अरबाज ने पीछे होते हुए बेसाख्ता अपनी नाक पकड़ी। परीसा एक हाथ से चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए उसे सख्त बातें सुनाने का इरादा किए उसकी तरफ मुड़ी थी मगर अरबाज की नाक से खून निकलता देखकर फौरन अपना इरादा तर्क कर गई थी। माफ कीजिएगा मगर इस खून की वजह से आपको कुछ नहीं करी, वरना आप बेहतर जानते हैं कि गलती आप ही की थी।
परीसा ने अपने पर्स से टिश्यू निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया, जो अरबाज ने फौरन ले लिया था। अरबाज तो उसके चेहरे पर छाए नरम तासुरात मगर सख्त लहजे पर ठिठका था। अपनी बात संजीदगी से कहती हुए अरबाज के पास से गुजर कर पीछे पार्क लेडीज साइकिल के पास आई थी। अरबाज की नजरें उसी पर थी। परीसा को एहसास हुआ था खुद पर किसी की नजरों का, मगर उसे इग्नोर करती वो आगे बढ़ गई थी। फिर अरबाज भी खून साफ करता स्टोर के अंदर दाखिल हो गया, मगर इस बार उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। सुर्ख रोशनी में नहाया कमरा, जलता बुझता फानूस कमरे को काफी पुरस्रार बना रहा था। सोफे पर बैठा दोनों टांगे सामने टेबल पर रखे जलाल सिगरेट पी रहा था। उसकी नजरें टेबल पर पड़े अपने फोन पर थी। एक पांव मुसलसल हिलता उसके बेचैन होने का इशारा भी कर रहा था। तभी उसका फोन बजा तो जलाल ने फौरन फोन पिक किया। क्या काम हो गया मेरा? उसके चेहरे के तासुरात काफी सख्त थे। मुझे विकी चाहिए, विकी। उसके पांव की हरकत एकदम रुक गई थी। उसके चेहरे पर शदीद गुस्सा था, बदले का एक जुनून था। यार अभी वो शहर से बाहर है ना, तू कुछ दिन आराम कर, उसे वापस आने दे, फिर उसे भी काबू कर लेंगे। सरफराज की बात सुनते ही उसने अपने पट्टी में जगड़ा हुआ सर थामा था। ऐसा कर, उसके भाई को ला, रात तक का वक्त है तुम्हारे पास, सिर्फ 3 घंटे। उसने ये कहकर फोन काट दिया। हाथ में पकड़ा सिगरेट उसने एस्ट्रे में मसल दिया। उसका अंदाज ऐसे था जैसे विकी को मसल रहा हो। फिर उठकर वो खिड़की के पास आकर उसने खिड़की खोल दी। पैंट की पॉकेट्स में हाथ डालकर खड़े होकर उसने निगाहें आसमान की तरफ टिका दी थी। अभी उसे इस तरह खड़े हुए 5 मिनट ही हुए थे जब उसका फोन एक बार फिर बजा। कुछ पल इग्नोर करने के बाद उसे फोन पिक किया। सर, डॉक्टर हमाद रिजवी ने न्यू प्रोजेक्ट की फाइल भेजी है। आपके रोल की सारी डिटेल इसमें मौजूद है। ओके, कल घर ले आना तुम, बेजारी से कहकर उसने फोन बंद कर दिया था। जलाल जुनैद खान वो कोई स्ट्रगलिंग एक्टर नहीं था। अमेरिका में स्टडीज के दौरान जहां वो अपने हैंडसम लुक की वजह से यूनिवर्सिटी में काफी मशहूर था, वहीं उसका जिद्दीपन, उसके बदला लेने की आदत, हाई एटीट्यूड लेवल और लड़कियों से तो वो बात करना पसंद नहीं करता था। लेकिन एक लड़की एंजेलिना, वो उसे बस एक बार अपना बनाना चाहती थी। गरूर की एक जंग थी और इस जंग ने जलाल को हॉलीवुड का रास्ता दिखाया था। एंजेलिना ने अपने डैड के जरिए उसे एक सीरीज की ऑफर करवाई थी, जो जलाल ने ऐसे ही न्यू एक्सपीरियंस के लिए कबूल कर ली। एंजेलिना तो उसे हासिल न कर सकी, मगर वो अपने पहले ही रोल से पाकिस्तान में काफी मशहूर हो गया था। उसे पाकिस्तान में हीरो के रोल्स की ऑफर हुई थी। उसने चुनकर सिर्फ 2 फिल्म्स की थी, जिनका बिजनेस पाकिस्तान की इंडस्ट्री को उसकी जानब मजीद रुख करने पर मजबूर कर गया था। पर उसका दिल भर गया तो उसने इस काम से दूरी इख्तियार कर ली, मगर अब फिर से वो कुछ सोच रहा था। उसकी मकबूली ही ने तो उसे विकी के वार से बचाया था। उसका मास्क उतरने की वजह से लोग उसे पहचान गए थे और उन्हीं की मदद से वो हॉस्पिटल पहुंचा था। अब जो बिखरे तो बिखरने की शिकायत कैसी, खुश्क पत्तों की हवाओं से रफाकत कैसी। मैंने हर दौर में बस उससे मोहब्बत की है, जुर्म संगीन है, अब इसमें रियायत कैसी। एक पत्ता भी अगर शाख से जुदा होता है, क्या कहूं दिल पर गुजरती है कयामत कैसी। जिंदगी तुझको तो लम्हों का सफर कहते थे, पर राह में आ गई सदियों की मसाफत कैसी। हवा के दोष पर रखे हुए चिराग थे हम, जो बच गए तो हवाओं से शिकायत कैसी। डोरबेल बजाने पर माहम ने दरवाजा खोला और साथ ही अपने दांतों की नुमाइश की। परीसा उसे इग्नोर करती अंदर दाखिल हुई। खाना ऑर्डर कर दिया है मैंने। परीसा को किचन में जाते देखकर माहम ने दूर से कहा तो परीसा ने एक लंबी सांस खारिज की और सोफे पर बैठ गई। सुनो, मामा तुम्हें घर पर बुला रही थी। माहम ने उसके पास बैठते उसे इत्तला दी। तुम जानती तो हम कि मैं नहीं आऊंगी माहम, फिर मुझे ये सब बताने का कोई फायदा। परीसा ने तलख लहजे में कहा। देखो, उन्हें माफ कर दो परीसा। माफ कर चुकी हूं मैं हर उस शख्स को जो इस सब का जिम्मेदार है, लेकिन भूल नहीं पा रही किसी को। ये पेंटिंग्स और ये अकेलापन मेरी फ्रस्ट्रेशन को कम करता है माहम, वरना अब तक मैं खुद को कुछ कर चुकी होती। परीसा ने जब्त से कहा और रिमोट उठाकर एलईडी ऑन कर ली। सामने चलती वीडियो में उसका सुकून था। माहम ने उसकी नजरों से बचाकर फोन कट किया था, क्योंकि दूसरी तरफ वो परीसा का जवाब पहुंचा चुकी थी। ऐसे उदास क्यों हो बासमा? वो जब से वापस आई थी खामोश थी।
अरबाज ने खाने के दौरान भी उसका गुमसुम अंदाज नोट किया था। जलाल ने खाना अपना रूम में ही मंगवा लिया था। उसके लिए ये नॉर्मल बात थी, जबकि बासमा का जहन उसे मुसलसल सोचों के महवर में फंसा रहा था। भाई वो, बासमा ने अरबाज से पूछने का फैसला करते हुए बोलना चाहा, मगर फिर खामोश होगी। बोलो ना, कुछ कहना चाहती हो क्या? अरबाज को उसका अचानक रुक जाना अजीब सा लगा था। भाई वो मेरा और उनका क्या रिलेशन है? अपनी उंगलियां मसलते उसने बिल आखिर पूछ ही डाला था। अपनी बात मुकम्मल करके वो अपने सर को मजीद झुका गई थी। अरबाज को डॉक्टर हाशिम की बात याद आई, जिन्होंने कहा था कि बासमा को परेशानी से बचाना है। उसने बासमा के सर पर हाथ रखते हुए कहा, वो आपका हस्बैंड है, निकाह हुआ था आप दोनों का बच्चे, लेकिन अभी तक रुखसती नहीं हुई। अरबाज के बताने पर भी उसे कुछ भी याद ना आया। और अब ज्यादा सोचो मत, अपनी दवा वक्त पर लेना, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरबाज उसे तसल्ली दे रहा था। सीढ़ियां उतरते जलाल ने आंखें सुकोड़ कर इस मंजर को देखा। बासमा रोने लगी तो अरबाज परेशान हुआ, जबकि जलाल ने आईब्रो अचकाते हुए बासमा को देखा। ऐसे रोते नहीं है बच्चे। भाई मैं क्या करूं, मुझे सब कुछ याद करना है भाई। अरबाज के कंधे पर सर रखती वो जलाल के अंदर के जलाल को जगा रही थी, जबकि अरबाज ने उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे खुद से दूर किया। सब याद आ जाएगा, लेकिन तब तक टेंशन लेकर अपनी तबीयत खराब नहीं करनी आपने, ओके? अरबाज ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा। अच्छा, आपको अपने नाम का मतलब पता है? अरबाज की इस गैर मुतवक्को बात पर जलाल और बासमा ने एक ही वक्त में उसकी तरफ देखा। जलाल उन दोनों को देखता सोफे पर बैठ चुका था, जिसका नोटिस उन दोनों में से किसी ने नहीं लिया था। बासमा का मतलब होता है मुस्कुराने वाली, और जब मेरी बहन मुस्कुराती है तो बाहर का समा बन जाता है। अरबाज की यूं तारीफ करने पर बासमा के होंठ खुद बहुत मुस्कुराहट में ढले थे। ऐसे नहीं, खुलकर मुस्कुराओ, अरबाज ने मुंह बसोरते हुए कहा तो बासमा की मुस्कुराहट मजीद गहरे होगी। ड्रामेबाज। जलाल मुंह ही मुंह में कुछ कहता खड़ा हुआ। भाई मुझे डायरेक्टर से मिलने जाना है, 1 घंटे तक वापस आऊंगा। अरबाज का जवाब सुने बिना वो जल्दी से कॉरिडोर की तरफ बढ़ गया था। बासमा की नजरों ने उसके ओझल होने तक उसका पीछा किया था। बच्चे, मैंने कहा ना अपने जहन पर जोर अभी नहीं देना, खुद को वक्त दो, सब कुछ याद आ जाएगा। उसे यूं उदास देकर वो उसे फिर से बहला रहा था। बासमा उठकर रूम में चली गई तो अरबाज ने अपना फोन निकालकर एक नंबर डायल किया। सुनो, एक पल के लिए भी उससे नजर नहीं हटनी चाहिए। सख्ती से हुक्म जारी करता वो फोन बंद करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। ये ले भाई कॉफी। सरफराज ने जलाल के बैठते उसे कॉफी दी तो जलाल ने हाथ की पुश से कॉफी का मग पीछे किया। नौमी कहाँ है? सरफराज जानता था कि जलाल की अचानक आमद उसके घर बेवजह तो नहीं होगी। इस वक्त वो अपने घर पर है। सरफराज ने उसे जताते हुए बताया कि उसे नुकसान पहुंचाने का इरादा फिलहाल छोड़ दे। ओके, फिर उसके घर ही चलते हैं। जलाल ये कहता एकदम उठ खड़ा हुआ सरफराज को बौखलाने पर मजबूर कर गया था। यार जलाल क्या कर रहा है? उसके घर पर इतने ढेर सारे गार्ड्स हैं। सरफराज, अगर तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो तो डराओ मत, क्योंकि मैं डरने वालों में से नहीं। जलाल ने बिना मुड़े कहा और साथ ही हाथ के इशारे से उसे वापस जाने का कहा। उसके कार में बैठते ही सरफराज भी पैसेंजर सीट संभाल चुका था। हम दोस्त हैं, साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे, सरफराज ने निरूठेपन से कहा तो जलाल मुस्कुरा दिया था। फिर आधे घंटे बाद वो अपनी मतलूबा जगह पर पहुंच चुके थे। दूर से ही वो बेंगलो के आसपास गार्ड्स को देखकर चेहरे पर मास्क लगाता सरफराज को एक इशारा करके बेंगलो की बैक साइड पर आ गया था। रात के वक्त समंदर का नजारा अलग ही सुकून बख्शता है। आसमान पर चमकते चांद का अक्स समंदर की अटकलियां करते लहरों को भी रोशन कर रहा था। परीसा हमेशा की तरह अपना बोर्ड सामने रखे उस मंजर को कैद कर रही थी। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे। उसकी नजर बार बार चांद पर ठहर जाती थी। जहन में उभरने वाले नक्श को बिलाखिर उसने उस बोर्ड पर उतार ही लिया था। फिर मुतमईन होकर उसने एक सांस हवा के सुपुर्द की। फोन रिंग होने पर उसने बिना देखे फोन पे कर लिया था। परीसा? एक जानी पहचानी आवाज पर उसने फोन कान से हटाकर देखा तो वह आबिस की कॉल थी। आबिस? उसने उसका नाम लेकर पूछना चाहा तो दूसरी तरफ मौजूद शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। हाँ आबिस,
मुझे तो लगा था कि आप मुझे पहचानेंगे ही नहीं। आबिस का लहजा आम होकर भी आम नहीं था। परीसा की खामोश नजरें समंदर पर थी। जितनी खामोशी उस वक्त उसके अंदर थी, ये वो ही जानती थी या वो शख्स। क्या कल मुलाकात हो सकती है? आबिस ने उसकी खामोशी के जवाब में सवाल किया। शाम 5 बजे सीव्यू, एक स्पार्ट से अंदाज में कहकर वो फोन कट कर चुकी थी और दूसरी तरफ आबिस ने एक सर्द आह भरी थी। भाई क्या हुआ? माहम की आवाज पर वो पलटा। आप परीसा से बात कर रहे थे ना? माहम ने झिझकते हुए पूछा तो आबिस ने हाँ में सर हिलाया। भाई वो यहां कब आएगी? माहम ने एक उम्मीद के तहत उससे पूछा। अभी हम उस पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते माहम, उसे खुद से फैसला कर लेने दो। आबिस ने संजीदगी से कहा और अंदर की तरफ बढ़ गया और माहम उसे जाता हुआ देखती कुछ सोच रही थी। वो कमरा उस वक्त हल्के अंधेरे में डूबा हुआ था और सामने ही दीवार पर लगी एलईडी पर कोई एक्शन फिल्म चल रही थी। आज पहली बार विकी ने वाइन को हाथ नहीं लगाया था क्योंकि उसकी फाइट थी कल और इसलिए वो नशे को खुद से दूर कर रहा था। सामने टेबल पर चिकन के पीस पड़े थे जिनमें से आधे तो वो खा चुका था। तभी उसका फोन बजा तो नौमी की वीडियो कॉल देखकर उसने एलईडी से कॉल कनेक्ट की। हाय विकी। कैमरा ऑन होते ही स्क्रीन पर जलाल की मुस्कुराती तस्वीर आई थी। विकी जलाल को देखकर हैरान हुआ था। ओहो, मुझे देखकर तुम हैरान होगे ना? पता है मैं नौमी से मिलने आया था। मेरे साथ एक हादसा हुआ था और इसने मुझसे खैरियत तक नहीं पूछी, तो फिर मुझे खुद ही से मिलने आना पड़ा। जलाल का लहजा उसकी बात का साथ देने से बिल्कुल अलग था। विकी के चेहरे पर एकदम गुस्सा आया था। अरे इतने गुस्से में क्यों हो? अच्छा अब समझा, अपने भाई की वजह से ना? वो तो मेरा दोस्त है विकी, सिर्फ डांटा है उसे, आई स्वेयर, और कुछ भी नहीं किया। जलाल ने चुटकी में अपनी शाहरा को पकड़ते हुए कहा। जलाल, नौमी कहाँ है? विकी के लहजे में नफरत और गुस्सा एक ही वक्त में शामिल था। जलाल 2 कदम पीछे रहता सोफे पर बैठ गया। पॉकेट में से सिगरेट निकालकर उसे लगा भी चुका था। देखो विकी, तुम्हारा भाई तो बिल्कुल ठीक है, बस सो रहा है। कब से उठा रहा हूं, उठ ही नहीं रहा। बहुत गहरी नींद है इसकी। सिगरेट के कश लगाते उसने बात मुकम्मल की तो उसकी बात पर विकी की रगें उभरी थी। यू बास्टर्ड, अभी के अभी निकलो मेरे घर से। विकी ने दांत पीसते हुए कहा तो जलाल हंसता हंसता चला गया। फिर एकदम रुक कर वो मुस्कुराया। अच्छा यार, ऐसे नाराज तो मत हो, हम दोनों का तो काफी पुराना रिलेशन है ना? जलाल के चेहरे की मुस्कुराहट विकी का खून खोला रही थी। जलाल को भी विकी की हालत काफी मजा दे रही थी। चलो भाई, बहुत वक्त हो गया। तुम तो बात नहीं कर रहे मुझसे, बस गुस्सा ही दिखा रहे हो। चलो लो, अपने भाई से ही बात कर लो। जलाल ने रूठने की अदाकारी करते हुए कहा। तभी नौमी वहां आया। वो जलाल के साथ ऐसे बैठ गया था जैसे गोया दोनों वो बहुत गहरे दोस्त हों। नौमी काफी सुकून से जलाल के साथ बैठा था और विकी जलाल की चाल को समझ नहीं पा रहा था। यार अब बस नाराजगी खत्म करो, भाई को घर बुला लो। वो मजीद कुछ बोलता इससे पहले ही लाइन कट गई और विकी फौरन अपने रूम से भागते हुए निकला था। नुसरत आपा, ये मेडिसिन तो बहुत कड़वी है। वो घर में दाखिल हुआ तो उसके कानून से बासमा की आवाज टकराई थी। नजरू का एंगल दाएं तरफ मोड़ने पर वो उसे डाइनिंग हॉल के दरवाजे में खड़ी दिखाई दी। वो दबे कदमों उसके पीछे आया था। पर बेटा, ये मेडिसिन खाना बहुत जरूरी है ना? आप ये जूस पी लेना, उसके बाद फिर कड़वी महसूस नहीं होगी। नुसरत आपा ने मोहब्बत से पिचकारते हुए कहा तो जलाल के माथे पर एकदम से रगें उभरी थी। पर आपा, मैंने कल भी पी थी, बहुत गंदी है। इतनी सारी स्मेल आती है मुंह से सारी रात। बासमा ने चेहरा बिगाड़ते हुए कहा तो जलाल ने पहली मर्तबा उसे दिलचस्पी से देखा था। लो जलाल बेटा भी आगे। बेटा आप ही ने समझाओ कि दवा खा ले। नुसरत आपा ने जलाल को पीछे देखा तो उसे पुकार बैठी और बासमा को तो वहां से हिलना महाल हो गया था उसका नाम सुनकर। नुसरत आपा, आप इनकी मेडिसिन दें उन्हें, मैं देखता हूं ये कैसे नहीं खाती। जलाल को भी वहां आता देखकर उसने नुसरत आपा से कहा। बासमा ने आंखें बंद की हुई थी मगर जलाल के हुक्म पर उसके चेहरे पर गुस्सा आया था। उसने खामोशी से नुसरत आपा से लेकर दवा खा ली थी। फिर पीछे मुड़ते ही वो जलाल से टकराई। उसकी आंखों में बिना वजह ही आंसू आने लगे थे। पीछे होते हुए जलाल पर एक खफकी भरी निगाह डालकर साइड से होकर कमरे में भाग गई थी। उसके यूं चले जाने पर जलाल ने ना समझते हुए कंधे उचकाए थे। सुने, इन्हें वक्त पर मेडिसिन दिया करें।
नुसरत आपा को नर्म नर्म लहजे में कहकर वो वापस मुड़ गया तो अरबाज ने उसकी इस अदा पर मुस्कुराकर सर झटका था। विकी पहली फ्लाइट से ही पाकिस्तान वापस आया था। घर में कदम रखते ही उसे सभी गार्ड सर झुकाए खड़े दिखाई दिए। तुम्हारी दी हुई चोट पर 15 टांके लगे थे विकी। तुम्हारे भाई को ज्यादा नहीं तो 100-200 टांके तो लगे होंगे, क्योंकि जलाल को उधार सूद समेत लौटाने की आदत है। फोन पैक करते ही उसे जलाल की आवाज सुनाई दी थी और वो ये सुनकर अंदर भागा था। अपने कमरे में पट्टियों में जकड़ा नौमी दर्द बर्दाश्त करता अपने आंसू जब्त कर रहा था। विकी को देखते वो फौरन रो पड़ा। ब्रो, ये सब किसी काम के नहीं, निकाले इन सबको। एक मुलाजिम की तरफ इशारा करता वो रोते हुए बोला तो विकी उसके पास आकर बैठा। नौमी, तुम फिक्र मत करो, जलाल को मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने तुम्हें हाथ लगाने की हिम्मत की भी कैसे? भाई, ये जलाल ने नहीं बल्कि ये सब हमारे गार्ड्स ने किया है। नौमी ने विकी की बात काटते हुए कहा तो विकी ने सर झुकाए खड़े मुलाजिम को देखा। कल रात क्या हुआ था, मुझे सच सच बताओ। विकी ने नौमी की तरफ देखते हुए सख्ती से अपने गार्ड से पूछा था। तुमने जैसे कहा था मैंने किया, अब मुझे कुछ मत करना। कॉल जैसे ही कट हुई तो नौमी ने उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा। जलाल ने मुस्कुराते उसे देखा और फिर एकदम एक कपड़ा उसके मुंह में ठोंस कर एक मास्क उसके पूरे चेहरे पर डाल दिया था। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा नौमी, लेकिन तुम्हारे वफादार गार्ड्स के बारे में कुछ नहीं कह सकता। जलाल ने उसके हाथ और पांव बांधे और फिर वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। एक नाइट गाउन निकालकर उसने कपड़ों के ऊपर से पहन लिया था। अलार्म बजने पर सारे गार्ड्स अंदर भाग कर आए। अंधेरे का फायदा उठाकर वो अंधेरे में खड़ा हो गया था। सिर्फ उसका गाउन नजर आ रहा था। नौमी को उसने गार्ड्स के सामने फेंक दिया था। अपने मालिक का गाउन पहचानते ही उन्होंने नौमी को जलाल समझकर नौमी को खूब सारा धो डाला था और जलाल इस सिचुएशन में हंसता हुआ वापस आ गया था। नौमी के मुंह से सब सुनकर विकी ने गुस्से से सबको देखा। जलाल का प्लान उसे अब समझ आया था। वो नौमी को अपने ही गार्ड से पिटवाकर खुद आराम से अपनी जान बचाकर निकल गया था। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे और मौसम काफी खराब हो रहा था। कराची के मौसम में होती तब्दीलियां शहरियों को आए दिन हैरान करती ही रहती थी। अचानक ही आसमान को 2 हिस्सों में तकसीम करती बिजली की कड़क ने 2 लोगों को जागने पर मजबूर कर दिया, जबकि तीसरा वजूद तो जैसे मौसम के इस गुस्से का मुकाबला कर रहा था। जलाल ने उठकर पहले खिड़की बंद की, जिसके पट टकराने से उसकी नींद में खलल पड़ रहा था। अपना गला खुश्क महसूस करता हुआ कमरे से निकल आया था। उस वक्त वो ये भूल गया था कि उसके कमरे में मिनी फ्रिज मौजूद है या फिर किस्मत अपनी अगली चाल चलने के लिए तैयार थी। सीढ़ियां उतरता हुआ अपने ध्यान में दौड़ती हुई बासमा से जा टकराया। इससे पहले कि वो गिरती, जलाल ने उसे सहारा देकर वापस खींचा। अंधेरे में खुद पर किसी की पकड़ महसूस करके वो चिल्लाई थी। जलाल ने फौरन उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी चीख का गला घोंटा। आर यू मैड? ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो तुम? जलाल की आवाज पर बासमा खामोश हुई थी। उसके खामोश होते ही जलाल ने उसके मुंह से हाथ हटाया और किचन की तरफ बढ़ गया। जलाल ने लाइट ऑन की तो बुत बनी खड़ी बासमा ने जलाल की पुश्त को देखा। उस वक्त वो ब्लैक ट्राउजर और ब्लैक ही टी शर्ट पहने हुए था, जिसमें से उसके मजबूत बाजू साफ दिखाई दे रहे थे। उसके पीछे किचन में दाखिल हुई तो जलाल ने पानी की बोतल फ्रिज से निकालकर जैसे ही मुंह की तरफ बढ़ाई तो बासमा ने उसे टोक दिया। रुके, वो पानी ऐसे नहीं बैठकर पीते हैं। क्यों? खड़े होकर पानी पीने में क्या मसला है? जलाल ने गुस्से से पूछा। वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता ना, इसलिए मैंने आपसे कहा। बासमा ने अपना चेहरा नीचे करके जवाब दिया तो जलाल वहीं पड़ी चेयर घसीट कर उस पर बैठ गया। वो बासमा के बिल्कुल आगे बैठा था। अचानक ही बादल जोर से गिरजे तो बासमा डर कर उछली थी, लेकिन उस उछलने में वो पानी पीते जलाल को धक्का मार चुकी थी। यू इडियट! वो गुस्से से खड़ा होता बोला तो बासमा आंखें बंद किए डर रही थी। यार, ये लड़की सबसे बड़ा मसला है मेरी जिंदगी का। जलाल ने बोतल टेबल पर पटकते हुए कहा तो बासमा एक बार फिर डर कर उछली थी। अब क्या हो तुम्हें? कौन सी मैग्नेटिक पावर तुम्हें यूं उछाल रही है? जलाल ने तंज करते हुए पूछा तो बासमा ने अपने आंसू पोंछे। मुझे बहुत डर लग रहा है, मासूमी से कहती हुए उस वक्त जलाल को मजीद तंग कर गई थी। कमरे में जाओ अपने, बाहर क्यों भटक रही हो इसे? उसके पास से गुजरता हुआ इस बार थोड़ा लहजा नर्म करके बोला था। क्या मैं आपके कमरे में सो जाऊं?
बासमा के इस सवाल पर तो उसका दिमाग ही घूम गया था। मेरे कमरे से दूर रहना तुम, समझी? एकदम वो मुड़कर बोला तो बासमा डर कर पीछे हुई। पर क्यों? हमारा तो निकाह हुआ था ना? जलाल के चेहरे के तासुरात देखकर वो खामोश ही थी। हाँ हुआ था निकाह, पर मजबूरी में। इस बात को भूल जाओ तुम, जलाल ने कहकर कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए थे। बासमा से जाता देखती रही, तभी वो पलटा और कहा, अब जाओ कमरे में। उसकी सख्ती से कहने पर बासमा कमरे में भाग गई थी। जलाल ने उसकी इस हरकत पर सर झटका था। बेवकूफ लड़की, इसका भी बंदोबस्त जल्द ही करना पड़ेगा। खुद से बात करते वो अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। पहले उसे अपनी टी शर्ट चेंज करनी थी जिस पर काफी सारा पानी गिर चुका था। ऐसे ही हंसती रहा करो, प्यारी लगती हो। अपने सामने बैठी उस छोटी लड़की से बात कर रही थी। तभी वो बोली, पर मुझे अकेले में डर लगता है ना। परीसा ने मुस्कुराकर उस छोटी सी लड़की को देखा और फिर कहा, अच्छा हो मेरे साथ, आज हम डर को थोड़ा सा और डराते हैं। उसके ना करने पर भी वो जबरदस्ती उसका हाथ थाम कर अपने साथ खिड़की के पास ले आई थी। नहीं प्लीज, मैं नहीं। बिजली के कड़कने पर वो बेरब जुमले बोलते रोने लगी थी। परीसा ने उसे अपने साथ लगाया। हम बंद कर देंगे खिड़की, कुछ नहीं होगा। परीसा को लग रहा था जैसे उसका डर खत्म करना उसके बस की बात नहीं। अचानक ही बिजली कड़की तो परीसा का ख्याल टूटा। उसका फोन बज रहा था। उसने फोन उठाया तो माहम ने पूछा, क्या तुम आज फिर जाग रही हो? हाँ माहम, मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि वो भी डरती थी इस मौसम से। वो सोती नहीं थी और मैं उसके पास सोती थी, लेकिन अब। परीसा को लगा कि जिससे बात करते उसकी अपनी आंखों में आंसू आ गए हो, पर वो खुद को कमजोर नहीं बना सकती थी। फौरन अपने आंसू पहुंचकर वो आसमान की तरफ देख कर मुस्कुराई थी। मेरी फिक्र मत करो माहम, सो जाओ और आबिद से कहना कि कल वक्त पर पहुंच जाए, अगर उसे वक्त मिल जाए तो। ना चाहते हुए उसका लहजा सख्त हो गया था। आबिद ने माहम की तरफ देखकर एक सर्द आह भरी थी। उसे हमेशा पता चल जाता है, फिर भी आप हमेशा मुझे फंसा देते हैं ना। उसका इशारा परीसा को आबिद की मौजूदगी के बारे में इल्म होने पर था। मुझे बस उसकी खैरियत जाननी थी। आबिद खड़ा तो बोला तो माहम ने उसे पुकारा, भाई कल उससे बात करके यहां ले आएगा। वो वहां अकेली रहकर बहुत अजीब सा सोचने लगी है। माहम के लहजे में परीसा के लिए फिक्र थी। आबिद उसकी बात सुनकर आगे बढ़ गया। अब उसे क्या उम्मीद दिलाता, जबकि वो जानता था कि वो कभी नहीं मानेगी। ये बाहर कौन आया है? रात वो जलाल के रवैये के बारे में सोचते सोचते सो गई थी। सुबह अरबाज के नाश्ता करवाने के बाद वो जलाल को नाराजगी दिखाती कमरे में बंद हो गई थी, मगर आधा दिन गुजरने पर भी जलाल की तरफ से कोई पेशकदमी न हुई तो वो उलझन का शिकार हो गई थी। बुक्स पढ़ पढ़ कर भी वो काफी तंग आ गई थी। कमरे से बाहर निकली तो बुआ को काम में मगन देखकर उनके पास आई। बेटा, किसी प्रोड्यूसर की बेटी आई है जलाल साहब से मिलने के लिए। बुआ ने एक जूस का गिलास उसके आगे रखते उसे बताया। प्रोड्यूसर? बुआ की जबरदस्ती गिलास हाथ में पकड़ाने पर वो मुंह बनाती जूस का एक सिप लेते हुए पूछने लगी। हाँ बेटा, प्रोड्यूसर फिल्म की ऑफर लाई है जलाल बेटे के लिए। ट्रे में चीजें सजाकर वो बासमा को बताकर ट्रे लेकर किचन से निकल आई थी। फिल्म जलाल? क्या एक्टर हैं वो? एकदम वो खुशी से उछली थी और फिर बुआ के पीछे बाहर निकली। गिलास वो टेबल पर रख चुकी थी, जिसमें से जूस के बमुश्किल 2 सिप लिए गए थे। ग्लास वॉल के पास रुककर वो बाहर देखने लगी। एक तरफ चेयर पर बैठा जलाल सिगरेट लगा रहा था। सिगरेट को देखकर बासमा ने नाक सुकोड़ी थी। ब्लू जीन्स की पैंट और वाइट प्लेन शर्ट पहने, सलीके से बनाए गए बाल। जलाल काफी रिलैक्स अंदाज में बैठा था और सामने बैठी लड़की साड़ी पहनी हुई थी। जो उसने क्यों पहनी थी ये उसकी मुस्कुराहट देखकर बासमा को अंदाजा हो रहा था। जलाल उसकी तरफ देख नहीं रहा था, जबकि उसका पीए स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। सर, ये स्टोरी कैसी लगी आपको? सिगरेट के कश लगाता वो अपने पीए के खुशामदी अंदाज पर सामने बैठी लड़की की तरफ मुड़ा। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए वो जलाल को ही देख रही थी। वेल, स्टोरी में ऐसा कुछ खास है नहीं जो इसे बाकी सबसे अलग बनाए। हीरो का लड़की के लिए पागलपन, फिर उसी के लिए विलन से लड़ना और हैप्पी एंडिंग, सच अ कॉमन एंड ऑल स्टोरी लाइन्स। सिगरेट को एस्ट्रे में मसलता वो आम से लहजे में बोला तो लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई। सो मिस्टर जलाल, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपको किस किस्म की स्टोरी चाहिए? दोनों हाथों को मिलाकर अपनी ठोड़ी के नीचे रखकर वो आगे झुक कर बोली थी। जलाल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई।
उसे हमेशा से ऐसी दावत देती लड़कियों से काफी चिढ़ थी। इससे पहले कि वो गुस्से से कोई शदीद रिएक्शन देता, उसकी नजर ग्लास वॉल से बाहर देखती बासमा पर पड़ी। वो आंखें छोटी किए उस लड़की को घूर रही थी। दोनों हाथों को बंद करके मुट्ठी बनाकर खड़ी वो सख्त गुस्से में लग रही थी। जलाल के जहन में चंद माह पहले की मुलाकात याद आई थी। तो किस टाइप की हीरोइन सूट करेगी मुझे? जलाल की दिलचस्पी से पूछने पर वो काफी एक्साइटेड होती अपने बाल माथे से पीछे हटाकर बोली थी, हीरोइन के बिना क्या हीरो नहीं होता? ऐसी मूवी बनाए ना कि हीरो का चार्म भी कम ना हो और हीरोइन की डिमांड भी ना हो। जलाल ने आईब्रो उचकाकर बासमा से उस बात की वजाहत चाही तो बासमा ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा था, अब देखे ना, मूवी में विलेन के साथ कोई फीमेल लीड नहीं होती, लेकिन वो हीरो से ज्यादा पावरफुल होता है। जरूरी नहीं कि फीमेल लीड को फिल्म का हिस्सा बना जाए। आप विलेन बनकर भी तो हिट फिल्म दे सकते हैं ना। बासमा की बात पर वो कह लाकर हंस पड़ा था। बासमा ने गुस्से से उसे देखा। अच्छा ठीक है ना, तुम्हारे लिए हीरो से विलन बनने के लिए तैयार हूं मैं। जलाल ने उस पर एहसान जताते हुए कहा तो बासमा खिलखिलाकर हंस पड़ी। मिस्टर जलाल? उस लड़की की आवाज पर जलाल का जहन अपने माजी से वापस हाल में आया था। बासमा अभी तक उसे घूर रही थी। देखें, स्टोरी को पावरफुल बनाएं और विलेन का कैरेक्टर स्ट्रांग करें। मुझे हीरो नहीं विलेन का रोल करना है और स्टोरी थीम भी कुछ नया हो। अगली मीटिंग हमदानी साहब के साथ ही रखना। आखिर में अपनी पिया को कहता वो शमाइम को काफी बेइज्जत करवा गया था। गुस्से से खड़ी होती वो जलाल पर एक नजर डालकर वहां से चली गई तो जलाल भी सर झटकता अंदर की तरफ बढ़ गया। सुने, मुझे कुछ पूछना है आपसे। वो जैसे ही अंदर आए तो बासमा उसके सामने आकर बोली, सॉरी पर मेरे पास अभी बात करने के लिए वक्त नहीं। उसे रास्ते से हटाता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। सुनो, जो कहा था वो ले आए हो ना? जलाल ने सरफराज को फोन करके पूछा। हाँ ले तो आया हूं, लेकिन तू करेगा क्या इसका? सरफराज ने शीशी की तरफ देखते हुए पूछा। मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत किया कर, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं तेरी आदत। जलाल ने सख्त लहजे में कहकर फोन बंद कर दिया था। तुम्हारा तो काम हो गया मिस बासमा। ये स्लो पॉइजन तुम्हें मेरे रास्ते से हटा देगा और किसी को शक भी नहीं होगा। जलाल के चेहरे पर उस वक्त एक खतरनाक मुस्कुराहट आ चुकी थी।